दिया हुआ है और उसके बाद वापस मटेरियल इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं। ये वाले पार्ट का दिया हुआ है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी ये दिया हुआ है। हाँ, तो ये ऐसी थिकनेस दे रखी है तो ऐसा भी आ जाएगा, तो ये R3 ले लेते, तो इधर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? I1 इक्वल क्या लिखेंगे? डेल्टा टी बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। और दूसरे केस में क्या पूरा एक ही मटेरियल दिया हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस लगा के कहाँ निकाल सकते हैं फॉर्मूला में। इसमें I2 जो होगा डेल्टा टी पे नहीं होगा, मतलब देखिए ना, ये क्या है, बाहर एनवायरमेंट है, उधर का टेम्परेचर और दोनों का टेम्परेचर फिक्स, मतलब डेल्टा टी क्या होगा दोनों में सेम अपॉन R क्या मेटल अगर नहीं कैलोरीमीटर इसे रखो वाटर, तो अब एक वाटर सोल्यूशन जो है पूरा पे 90 डिग्री ऑब्जेक्ट मेटल, तो मेटल सोल्यूशन जो है 500 डिग्री टेंपरेचर करते हैं अंदर से वाटर से वाटर नाम का होते हैं कोई टेंपरेचर पर डेल्टा तो R31 को से मेटल तो वैल्यू नहीं मेटल का दिखाते तो ये पर आया तो 500 में तो वाटर में कैलोरीमीटर निकालते हैं, तो इनमें कितना से जरूरत 30 तो क्या वाटर में कितना होता है कैलोरीमीटर में कितना होता है। मिनी बात करिए बीच टाइम में क्या एक ना रेशियो और सेम चीज काफी तरह find the temperature of the mixture 100 gram of A है 100 degree Celsius 50 gram of liquid है, तो सेम आ जाएगा 100 ग्राम 100 डिग्री पर से A और अगर पूछना हो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ये नाम है 90 आता है मैं करता हूं तो मान लीजिए कि पर जो ये सारे बनेंगे एक तो फिर प्रॉब्लम मॉडल को प्रॉब्लम करना तो क्या है ये किधर करने प्रॉब्लम कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं कन्वर्शन स्टार्ट करेंगे में क्या देखिए मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक मतलब क्या स्टिक की लेंथ कितनी होती है 1 मीटर, ठीक है, और फिर मीटर स्टिक है,
ये पूरी लेंथ 1 मीटर। एक का टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री एक पे, दूसरे पे कितना है 100 0 100 के। और एक रॉड है अपने पास अलग से, उस रॉड का टेम्परेचर एक एंड का कितना दिया हुआ है 25 डिग्री, ठीक है। अब इसमें समझो 25 डिग्री है, इसमें क्या दिया कि हीट ट्रांसफर नहीं करवानी है। अगर रॉड का एक एंड 25 डिग्री पे है, दूसरा एंड कितने पे होना है, अगर हीट ट्रांसफर नहीं करवाना है दूसरा भी कितना 25 पे ही होना चाहिए। तब डेल्टा टी 0 होगा तो आई भी क्या हो जाएगा 0। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए 0, तो इधर 25 तो इधर भी क्या होगा 25। तो ध्यान रखना, विजुअलाइज करना, ये 25 तो फिक्स है। इधर कहाँ पे मैं टच करूँगा, कहाँ पे टच करवाना चाहिए, यहाँ पे टच करवाना चाहिए ताकि इधर रॉड में, रॉड को अगर देखे अगर एकदम यूनिफॉर्म रॉड है एक जैसा ही है ये मीटर से, यहाँ पे 0 यहाँ पे 100 तो बीच में कितना होगा 50 और 0 के बीच में 25 होगा, ठीक है। और सेंटीमीटर की मार्क के देखो तो क्या बोल सकते हो, और 1 सेंटीमीटर पे 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो रॉड को कहाँ पे यहाँ पे टच, तो इधर क्या है कोई हीट ट्रांसफर नहीं 25 सेंटीमीटर। कंडक्शन मतलब पूरा हाई टेम्परेचर मेटल हाई टेम्परेचर पर चल रहा है, कानों को एक ही फ्लो से तक जो चाहिए कंडक्शन, फिर कंडक्शन यानी इक्वेशन से ये कंडक्शन इक्वेशन जैसे तो जो हमारा डायग्राम कर रहा है उसे रॉड है, एक साइड पर टेम्परेचर T1, दूसरी साइड पर T लेंथ है, तो हीट एंड डेल्टा Q नॉट इक्वल थीटा का जो साइड राइट साइड साइड तो इक्वेशन द्वारा बॉक्स बनाते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T इक्वल टू A डेल्टा T बाय डेल्टा Q बाय डेल्टा T है वेक्टर जो है रेट ऑफ Q आगे की डेल्टा Q बाय डेल्टा T तो ये है रेट ऑफ and next to a model और इसकी यहाँ पे तो ये थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पर एयर अपन जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये कोई क्रॉस सेक्शन नहीं डेल्टा T को टेम्परेचर आई इक्वेशन में कंडक्टर we use the diagram suppose there or I connected तो ये रेट नहीं आती है जो कि रिजल्ट रेट नहीं है, तब तो इसे ध्यान में रखना क्यों पड़ेगा है हम उनका करेंगे डेटा भी करेंगे तो मैंने इस पर आपको ये जो प्रोवाइड इक्वेशन ये जो है कॉम्पिटिटिव पार्ट में पहला बोर्ड वाला चलेगा नहीं भी है देखिए ये लिखा है ना अभी फॉर्मूला कि एच बी लिखते हैं फॉर्मूला जिससे लोग ब्लैक बॉडी के और एच लिखते हैं उसके लोग नॉर्मल बॉडी के और दोनों में फॉर्मूला कहती है तो ऐसे ही होगा तो इसमें ये तुम्हारा जो समझा है इससे फिर वो निकाल दो क्या कहते हैं कि इधर सीक्वेंस फॉर्मेशन वो सब दिया है तो रेट ऑफ एच निकल जाएगा तो सॉरी डेल्टा इसका टेम्परेचर दिया हुआ है क्या डेल्टा निकल जाएगा वो जो अपना रेट है उसको इधर किससे इक्वेट करो एम एच डेल्टा ठीक है ना तो डेल्टा टी with heat at which temperature will also m as delta t by delta small that is what it is
मैक्सिमम रेट मतलब शुरू बैलेंस डालो उसमें मैक्सिमम रेट मिलेगा। इसमें ये वाला में ना मुझे एक डाउट याद आ गया, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? होल्ड पे रखो, ये वाला आंसर है, ऐसे डाउट हो जाएगा इसमें, अगर होल्ड पे रखो। अब ये मुझे ना क्रिटिकल किया था ना, मतलब रेट ऑफ कूलिंग सिर्फ कैलोरीमीटर है, वही फर्क है। हमने क्या ऑब्जेक्ट को रखा था या पानी को रखा था, इसमें कैलोरीमीटर नहीं है, तो मतलब रेट ऑफ कूलिंग हमारे पहले कितना दिया है, 50 डिग्री है, 50 से 45 भी रहेगी, 10 मिनट्स में ज्यादा लिखने वाला पार्ट है, तो शॉर्ट हो जाएगा। इसमें चेंज होगा, ध्यान रखना, उसके बाद में सोचूंगी मुझे सही निकलेगा। के चेंज होगा, इसलिए आता है वो के इस पे डिपेंड करता है। इतना इसमें ऐड कर सकते हो क्वेश्चन में, जो की होता है रेट ऑफ कूलिंग वाली क्वेश्चन में जो के होता है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन, वाला पार्ट यूज करता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एन। क्या होता है इतना नीचे टैग हो हमने डेल्टा की सिंबल लिया,
तीन दिन तीन को मैंने डेल्टा की बताया ना वो अलग है लेकिन तो बस मीनिंग ध्यान रखना क्या होता है प्रेशर कितना प्रेशर क्या होता है मैंने पार्ट ये उसमें देखिए इंग्लिश देखता है
ऐसा बोला जैसे हो गया उसका रेडिएशन जैसे खत्म हो जाने के बाद और रेडिएशन का तो परसे ही बोला जाता I equal to delta T by R. So delta T equal to I into R की इक्वेशन क्या होगी L by K L की जगह ना x कर इक्वल भी वर्ड में x है तो delta T equal to I into x upon K मतलब delta T सिंपली तो सिस्टम में है नेक्स्ट तो हमारे पोजीशन में x चेंज हो गया हम कैलकुलेशन करेंगे आगे लेवल 0 का वगैरह देना और suppose 55 से कॉपी कर दिया तो और ज्यादा बढ़िया
क्लास में हम लोग रेट ऑफ कूलिंग पर इसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। एक बार वो देखो, थोड़ा रिवाइज करते हैं। मुझे ना एक बार प्रॉब्लम इसमें करवाना है, बाद में छोटा सा टॉपिक बचना बाकी है, वो देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसमें लास्ट जो क्वेश्चन किया था, वो निकालो नोट्स में। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, क्या पूछा था उसमें? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इसमें अप्रोच देखो, सबसे पहले केस में क्या दिया है कि टेम्परेचर कितना था ऑब्जेक्ट का? 80 से कितना होगा? 80 डिग्री से 64 हुआ, कितने 5 मिनट। तो इसमें हमने इक्वेशन लिखी थी रेट ऑफ कूलिंग की, माइनस ए टी माइनस टी एस। ये जो डेल्टा टी है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो 80 से 64 हुआ, तो कितना है टेम्परेचर? 16। डेल्टा टी इधर क्या है? टाइम। तो कितना टाइम लगा? 5 मिनट्स में ही रखोगे, चलेगा। इक्वल टू माइनस के तो कांस्टेंट है। टी इधर किसका टेम्परेचर होता है? ऑब्जेक्ट का। और 80 से 64 से कौन सा है? एवरेज। ये दोनों कैसे लेना है? एवरेज। तो कितना होता है एवरेज? 80 प्लस 64 बाई 2, तो कितना होगा? 72 माइनस पीएस क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब सेम उधर और इंफॉर्मेशन भी दी है, क्या हो रहा है? 52 पे पहुंच रहा है। हाँ, तो 80 से कितने पे पहुंचा? 52 पे। कितने टाइम तक आएंगे? 10 मिनट। 3 मिनट की इक्वेशन बनानी है। अब डेल्टा टी को, अब डेल्टा टी कितना होगा? 28। कितने टाइम पे 10 मिनट क्या होगा? इज इक्वल टू माइनस के, ऐसा ही रहेगा। इधर टी एवरेज लो, कितना हो जाएगा? 66 माइनस टी एस। ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो उससे क्या है? ठीक है, ये अप्रोच ध्यान रखना। एक और मुझे ना क्वेश्चन इसमें करवाना है, ये लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसके बाद एक छोटा टॉपिक है, वो एक मुझे स्टडी करना है। सिंपल इक्वेशन ही, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये थर्मल अपना खत्म हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, क्वेश्चन है ग्राफ
ड्रॉ करो क्वेश्चन लिखो। ये जो है डेल्टा टी के ऊपर स्टार बनाया ना, डेल्टा टी के ऊपर स्टार, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। हियर डेल्टा टी स्टार, हियर डेल्टा टी स्टार इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी स्टार is the temperature difference between water and surrounding, between water and surrounding. Initial temperature of water, initial temperature of water is 80 degrees Celsius, 80. Initial temperature of water is 80 degrees Celsius. See, find T2. Find T2. अब इसमें देखो ये क्वेश्चन ट्राई अपने आप ही करना है, क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ। शुरुआत में देखो ये डेल्टा टी, ये क्या 60 डिग्री है, इधर डेल्टा टी स्टार का मतलब लिखा है मैंने कि किसका डिफरेंस है, वो टेम्परेचर ऑफ वाटर, मतलब वाटर अपना हॉट ऑब्जेक्ट है और सराउंडिंग उसका डिफरेंस है। शुरुआत में वाटर का, पानी का टेम्परेचर दिया हुआ है, शुरुआत में टेम्परेचर कितना है 80, तो ये 80 है और ये 60 है, उससे कुछ डेटा निकल सकता है। डेल्टा टी ये 60 जो है वो किसका फर्क है, ऑब्जेक्ट मतलब वाटर और सराउंडिंग का। तो इस डेल्टा टी को, और ये जो अभी हमने डेल्टा टी लिखा वो दोनों अलग चीज है। यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो क्या है, टी माइनस टी एस, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग, ठीक है। तो शुरुआत को बस डेटा लिख लो, तो हमें ट्राई करो। इनिशियली देखो, इनिशियली delta T star equal to T minus Ts, initially delta T star equal to किसके बराबर है, T minus Ts। तो डेल्टा T star शुरुआत में कितना फर्क है, 60 डिग्री, T equal to 0, 60 का फर्क है। ये T के अपना ऑब्जेक्ट है मतलब वाटर, उसका टेम्परेचर दे रखा है 80, तो Ts कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग का टेम्परेचर मिल जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब इसमें वो डेटा लिखना है जो यहाँ पे किया था। केस 1 के लिए लिखोगे, केस 2 के लिए। केस 1 के लिए बता सकते हो, केस 1 के लिए तो ग्राफ से इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इसमें 6 मिनट में 40 से 60 से कितने पाया, 40 पाया 6 मिनट में। पर ये जो है 60 से 40 टेम्परेचर डिफरेंस है। पानी एक्चुअली कितने से कितने पाया, शुरुआत में पानी 80 डिग्री पे था, इन 6 मिनट टेम्परेचर जो है पानी का वो 80 डिग्री, वाटर जो था 80 डिग्री सेल्सियस पे था, तो 80 से कितने पे पहुंचा 6 मिनट। डिफरेंस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री, 6 मिनट में डिफरेंस कितना हो गया 40 डिग्री, मतलब पानी कितने पे पहुंच गया 60 डिग्री, प्लस वो सराउंडिंग का करना है।
तो हमारे ये यूज करनी 6 मिनट बाद ये कितना हो गया 40, ये मुझे निकालना और ये तो कितना रहेगा 20, तो T कितना आएगा 60 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी जो है 80 डिग्री से 60 डिग्री पहुंचा, कितने मिनट में पहुंचा 6 मिनट में। तो इसकी इक्वेशन लिखनी है। वैसे ही T2 के लिए इक्वेशन बनानी है, बाद में क्लास में जैसे ये रेशियो लिख के सॉल्व करना है। चलो ये वाला लिखो और T2 टाइम के लिए भी लिखो। आवाज नहीं पहले में इसमें अगर इक्वेशन लिखे इसकी, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग की इक्वेशन लिखे डेल्टा टी बाई स्मॉल टी इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी है। तो डेल्टा टी इधर कितना चेंज हुआ 80 से 60 पे पहुंचा, मतलब कितने का चेंज आया 20 का। कितने टाइम में चेंज आएगा 6 मिनट इक्वल टू माइनस के। इधर टी क्या लेते हैं एवरेज 80 और 60, एवरेज कितना हो जाएगा 70 माइनस ये पहली। दूसरी इक्वेशन इसके लिए लिखनी है T2 टाइम तक। तो इन T2 मिनट पानी शुरुआत में तो कितना 80 पे था, अब कितने पे पहुंचा T2 टाइम पे। डिफरेंस 20 है सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट में, तो ये अब 20 हो गया है। ये कितना है 80, तो ये निकालना है, ये 20 है ये भी 20 है, तो T कितना हो गया 40। तो 80 से क्या हुआ है 40 डिग्री हो गया कितने T2 टाइम में। तो अब से इसकी इक्वेशन बनाऊं, डेल्टा टी कितना होगा 40, T2 टाइम में निकालना है, माइनस के ऐसे ही रहेगा। इसका एवरेज कितना होगा 60 माइनस कितना है, चलो रेशियो दोनों का रेशियो निकाल दो, T2 आ जाएगा। जैसे कितना रहा आंसर 15 मिनट। ओके, अब ये अब एक लॉ हमें
स्टडी करना है, ठीक है। वो लॉ देख लेते हैं, ठीक है। उसकी भी सिंपल इक्वेशन है, बाद में अपना खत्म हो जाएगा चैप्टर। लिख लो लॉ, विन डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, ओके। अब ये लॉ क्या है, एक ग्राफ से समझते हैं। ओके, एक रॉड है, मेटल रॉड है, ठीक है। उसको अगर हीट करे, सपोज हम वो कोल फर्नेस में उसको रख दें, तो ये कैसा रेड हॉट एकदम हो जाता है, ऑरेंजिश कलर होता है। क्यों ऐसा ग्लो होता है? जो ये टेम्परेचर बढ़ा है इसका, उसकी वजह से क्या रेडिएशन एमिट हो गए। तो अपनी आंखों में जो रेडिएशन जो एमिट होता है ना, वो सब निकलते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। प्योर होता है, पूरा अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड सब होता है, बस फर्क क्या है, कोई ज्यादा होता है, कोई कम, निकलते सब। तो इसका ना ग्राफ होता है इसका, कि कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट हो रही है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ये एक्सपेरिमेंट से पहले आया था, ऐसा ग्राफ आता है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे तुम्हें सबसे ज्यादा पावर मिलता है, उसको क्या डिनोट करते हैं, लैम्डा एम। सबसे ज्यादा पावर तो मिलता है। तो ये जो लॉ है, विन डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेवलेंथ। जो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको यहाँ पे डालो या फिर इक्वालिटी डालें, तो क्या कांस्टेंट आ जाता है, जिसको बी से डिनोट करते हैं, उसको विन कांस्टेंट, ठीक है। देखिए थियरी वाला पार्ट, बाकी फॉर्मूला इतना ही। ये जो लैम्डा एम, ये कौन सी वेवलेंथ है, क्या ध्यान रखिए, इसमें मीनिंग पता होना चाहिए। लैम्डा एम क्या है, दिस द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन या मैक्सिमम पावर, ठीक है, वो लैम्डा एम है। तो टी हमें क्या इस इक्वेशन से मिल सकता है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, बाद में इस पर ड्रॉ करूँगा। ओके, लिखो, an object emits thermal radiation. An object emits thermal radiation of all wavelengths. An object emits thermal radiation of all wavelengths, but the intensity of radiant energy is different for different wavelengths. Different for different wavelengths. Full stop. Next line में लिखो, consider an object at temperature T. Consider an object at temperature T emitting radiation energy of different wavelengths as shown in the graph. ठीक है, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो, इक्वेशन मत लिखना, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करो।
चलिए ड्रॉ लिखो नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट lambda m is the wavelength at which maximum radiant energy is emitted. Maximum radiant energy is emitted. Full stop. The temperature of the object is inversely proportional to this wavelength. Inversely proportional to this wavelength. This is called wind displacement law. It's called wind displacement law. See, अब ये इक्वेशन देखिए b की वैल्यू लिखो, b कांस्टेंट है अपना, b की वैल्यू लिखो 2.9 into 10 raised to minus 3 2.9 into 10 raised to minus 3 ठीक है, ये b अपना कांस्टेंट है, उसका यूनिट बताओ, b का यूनिट है। टेम्परेचर का क्या होगा केल्विन, वेवलेंथ का क्या होगा मीटर, ये जो लैम्डा वेवलेंथ है उसका यूनिट होता है मीटर, मुझे इस तरह की लेंथ होती है वेव की, ओके, तो मीटर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर केल्विन, ठीक है, मीटर केल्विन बाद में लिख लेना, मीटर केल्विन, ठीक है। इस इक्वेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। देखो क्वेश्चन, फाइंड द टेम्परेचर of the surface of sun. Find the temperature of the surface of sun if the wavelength corresponding to maximum radiant energy, if the wavelength corresponding to maximum radiant energy is 4753 angstrom, 4753 angstrom, ठीक है। angstrom का सिंबल पता है, ठीक है। और देखो उसमें दिया हुआ है टेक बी इक्वल टू 2.9 into 10 raised to minus 3, take b equal to 2.9 into 10 raised to minus 3, ठीक है। देख लो यूज कर लो इक्वेशन, वैल्यूज तो प्रॉपर्ली डालना, ठीक है, एस्टिमेट से
Super trying there, super trying there. 10006. इसमें क्या होगा T निकालना है वेवलेंथ दे रखी है 2.9 into 10⁻³ ये भी डाल दिया लैम्डा कितना है 4573 4753 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होगा -10 ठीक है तो ये तो कर सकते हो कैसे क्या आंसर कितना है 3.1 into 10⁻³ यूनिट क्या होगा केल्विन ठीक है इतना सन का टेम्परेचर होता है ठीक है ऐसे मेजर करते हैं सन का टेम्परेचर अलग अलग टेक्निक हिसाब से मेजर करनी ठीक है कि वेवलेंथ तुम्हें पता हो तो टेम्परेचर डायरेक्ट निकाल दो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो a black body at 1640 Kelvin a black body at 1640 Kelvin has wavelength 1.75 micrometers 1.75 micrometers micrometer का क्या है 1.75 μm micrometer 1.75 μm corresponding to maximum energy corresponding to maximum energy full stop assuming moon to be a black body assuming moon to be a black body assuming moon to be a black body find its temperature if wavelength corresponding to maximum emission if wavelength corresponding to maximum emission is 14.35 micrometers 14.35 micrometers ठीक है चलो ट्राई मैक्सिमम एमिशन इसमें बी नहीं दिया है तो यूज नहीं कर सकते बी की वैल्यू ठीक है बी की वैल्यू यूज नहीं कर सकते
की वैल्यू यूज नहीं करनी है पर जरूरत नहीं है, रेशियो हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट के लिए लेके तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं वन इक्वल क्या होगा b बाय लैम्डा 1। सिमिलरली मैं उसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए लिख सकते हो लैम्डा 2 b को आवाज है डिवाइड कर लो, ठीक है। तो b तो कैंसिल हो गया, गिवन बाय b2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। तो वैल्यू दे रखे ना, पहले का टेंपरेचर दिया है दूसरे का निकालना है। दूसरे में वेवलेंथ कितनी 14.35 और पहले वाले में कितनी है 1.5। माइक्रो में ये चले कैंसिल कर सकते हैं, T2 आ जाएगा अराउंड 200 केल्विन। ये टेंपरेचर आया 200। इसके दूसरा एक और टाइप का क्वेश्चन है जो खास कंपेटिव टाइप में आता है, वो कौन सा है कि ये क्वेश्चन तो यूज करेंगे ये इनवर्स वाली, और कौन सी क्वेश्चन यूज होती है वो एच वाली क्वेश्चन सिग्मा ए टी रेज टू 4, वो दोनों को यूज कराओ। इधर से टी मिल सकता हो, टी को उधर यूज कर सकते हो, वो वाले क्वेश्चन भी आते हैं वो देख लेते हैं। Okay, देखो क्वेश्चन, two spherical bodies A and B, two spherical bodies A and B have radius 6 centimeters and 18 centimeters, have radius 6 centimeters and 18 centimeters from a temperature
T1 and T2, temperature T1 and T2 respectively. Temperature T1 and T2 respectively. Okay? Full stop. The maximum intensity of emission, of A is at 500 nanometers, and of B at 1500 nanometers. 1500 nanometers. Full stop. Consider them to be black bodies. Find the ratio of rate of energy emitted. By A to that of B. ठीक है ना, जिसमें ध्यान रखना है ऐसे टाइप में। तो वही पूछा है, ये अभी जो बेन्स लॉ देखा वो तो है ही, साथ में कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो H का, सिग्मा A की रेशियो, ठीक है, यूज करो तो रेशियो से ही होगा, ये भी करो ट्राई। -9:1.
तो सॉल्व करते हैं इसमें ये H जो रेट ऑफ एनर्जी है H का हमें रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, ब्लैक बॉडी है तो H इक्वल क्या था फॉर्मूला सिग्मा A T⁴, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालना है, तो ये सपोज A के लिए लेकर है, अब ऐसे किसके लिए लिखना है, B के लिए सिग्मा A T⁴ और इसका सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया A1 इसका A2, तो ये जो रेशियो है सिग्मा तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा A1/A2 और T1/T2 4, ठीक है। अब एरिया कौन सा लेंगे, याद हो तो एक का मीनिंग क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया था, इस फॉर्मूला में इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पहले स्फीयर का कितना होगा 4πr², r कितना लिया पहले स्फीयर 6 लिया, तो 6 से लग रहे रेशियो में अपॉन दूसरा कितना 18 स्क्वायर, ठीक है। अब टेम्परेचर का रेशियो कैसे निकाले, तो अभी हमने विंस लॉ पढ़ा, क्या है T इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो T1/T2 क्या लिख सकते हैं, λ2/λ1, तो T1/T2 का जो रेशियो है λ2 कितना है, वो 1500 और दूसरे की 500, ये 3:1 आया, तो यहाँ पे डाल दो 3:1 उसकी पावर, चलो पॉइजन से रेशियो आ जाएगा, कितना है 9:1, ओके। ये JEE का क्वेश्चन है, ऐसे क्या करवाएंगे अभी करवाएंगे, ठीक है। ये रेडिएशन पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, वो ट्राई करो। देखो 3 very large plates of same area, 3 very large plates of same area are kept parallel and close to each other, are kept parallel and close to each other, parallel close to each other, okay, they are considered as black bodies, they are considered as black bodies, and first plate is maintained at 2T temperature, first plate is maintained at 2T temperature, and third is maintained at 3T, and third is maintained at 3T, ठीक, third is maintained at 3T. Find temperature of the middle plate, find temperature of the middle plate under steady state condition, under steady state condition, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब हमने ऑलरेडी देखा है कि क्या होता है इसमें स्टेडी स्टेट में। अच्छा पहले कितना बताया पढ़ के, कौन सा केस होगा, ये कंडक्शन का होगा या रेडिएशन होगा, ऐसा केस है, बीच में कोई मीडियम नहीं है प्लेट के, इसमें 3 प्लेट ऐसे रखी हुई है, बीच में कोई मीडियम नहीं, तो क्या होता है रेडिएशन, ये रेडिएशन का केस। और इसमें स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, नेट
हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू नेट हीट रिलीज। ठीक है, जितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है और जितनी वो रिलीज कर रहा है खुद की, वो दोनों क्या करनी होती है, सेम। ठीक है, वो सेम करनी होती है। इसमें ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, ऑप्शंस लिख दो, ट्राई करना है बाद में। What are your studies? जो एच की इक्वेशन है ना, वो इक्वेट करनी है। इसमें ना ये वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इनके ऊपर से जगह को उधर लिख लो, ठीक है, स्टेटमेंट के लिखवा रहा हूँ। इसका स्टेडी स्टेट, हमने जो स्टेडी स्टेट ऑफ कंडक्शन लिखा है, इसमें ऐसा वर्ड है स्टेडी स्टेट, ठीक है, लिख लो। द
net heat absorbed, the net heat absorbed is equal to net heat absorbed is equal to the net heat emitted. Net heat emitted. तो इसमें ये सिर्फ 3 प्लेट है, ये 3 प्लेट है, 1, 2 और 3। पहली प्लेट का टेम्परेचर है 2T, दूसरी प्लेट का टेम्परेचर है 3T। तो क्या होगा कि ये पहली प्लेट ऐसे रेडिएशन एमिट करेगी, वो मान लो Q1 है या H सिंबल लिया था, H1 ले लेते हैं, ये भी एमिट करेगा, ये H3 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एमिट कर रहा है ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये बहुत बड़ी प्लेट है तो जितने रेडिएशन जा रहे हैं एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लैक बॉडी भी लिखता है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट एमिटेड। तो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, H1 प्लस H3। अब इसका खुद का भी टेम्परेचर है, वो T डैश ले लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, वो खुद की वजह से, खुद के टेम्परेचर की वजह से भी क्या है, एमिट करेगा, तो उसको H2 ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, H। हर एक प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे क्या है H1 और H2 उसकी तरफ आ रहे, H2 खुद का एमिट कर रहा है, इधर से ही अपना आंसर आएगा। और इधर H में कौन सा फॉर्मूला डालोगे, जिसका सिग्मा A T रेज़ टू डाल तो T डैश आ जाएगा। अरे आंसर क्या है वो 97 H1 है, H1 कितना होगा, सिग्मा A 2T रेज़ टू 4, H3 होगा सिग्मा A 3T रेज़ टू 4 इक्वल टू H2 खुद का जो एमिट कर रहा है वो सिग्मा A T डैश रेज़ टू 4, सिग्मा यार क्या, तो ये 2T रेज़ टू 4 ये कितना हो जाएगा 16 T रेज़ टू 4, ये कितना हो जाएगा 81 T रेज़ टू 4 इक्वल टू T डैश। अच्छा इसमें क्या ध्यान रखना, देखो इसका एरिया ये इधर से एमिट कर रहा है, समझो H1 जो है लार्ज प्लेट है, सबका एरिया सेम है, ठीक है। तो ये जो प्लेट एमिट करी वो इस तरफ नहीं एमिट करेगी, तो इस पे जो एमिशन पहुंच रहा है वो आधा ही पहुंच रहा है, मतलब इधर क्या करना पड़ेगा A/2, तीसरी प्लेट का भी आधा ही एमिशन पहुंच रहा है, तो क्या होगा बाय 2 करना है,
ध्यान रखना। यहाँ पे बाई 2 और यहाँ पे भी 2 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 97 p raised to 4 by 2 equal to t dash raised to 4, तो t dash कितना आ जाएगा? 97 by 2 raised to 1 by 4 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, ट्राई करो ये। देखो पैरेलल रेज of intensity, parallel rate of intensity 912 watt per meter square, 912 watt per meter square are incident on a spherical black body, kept in a surrounding spherical black body kept in a surrounding of temperature 300 Kelvin, kept in a surrounding of temperature 300 Kelvin, ठीक है, फुल स्टॉप। देखो इसमें टेक सिग्मा इक्वल टू 5.7 into 10 raised to minus 8, take sigma equal to 5.7 into 10 raised to minus 8 watt per meter square, 10 raised to 4, उसका यूनिट होगा watt per meter square, 10 raised to 4, ठीक है। And assume energy exchange is through radiation only, Find steady state temperature of the black body. Find steady state temperature of the black body. ठीक है, इसमें सेम जैसे ये प्लेट के लिए ड्रॉ किया, विजुअलाइज किया, अब इसके लिए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी। इसमें हीट एब्जॉर्ब स्फीयर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कैसे करेगा? डायग्राम देखो क्या है कि ऐसे स्फीयर है, ठीक है, एक तो पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, पैरेलल रेज आ रही है, उसकी इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी ऑफ स्मॉल कैपिटल आई जैसा, ठीक है। तो इसको जितनी भी ऐसे रेज ब्लैक बॉडी है, ध्यान रखना, जो भी रेज आएगी वो क्या करेगा? सारी एब्जॉर्ब, तो एक एब्जॉर्ब तो इधर से करेगा, ये वाली, दूसरी और कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? सराउंडिंग में भी रखना है,
तो आसपास जो सराउंडिंग है, तो जो सराउंडिंग है 300 केल्विन पे, ये T है सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो सराउंडिंग से भी रेज आ रही है हर जगह, सराउंडिंग से भी रेज आ रही है, तो ये रेज भी क्या होगी, एब्सॉर्ब। और इसका खुद का टेम्परेचर जो हमें फाइंड करना है, उसकी वजह से वो क्या करेगा, एमिट करेगा। तो अब सबको क्या करना है, इक्वल करना है। टोटल जो एब्सॉर्ब हो रहा है, कौन सा हो रहा है, ये रे हो रही है और सराउंडिंग की वजह से हो रही है, वो टोटल एब्सॉर्ब हो गई, इक्वल टू एमिटेड। एमिटेड क्या क्या लिखी हुई, तो इधर इक्वेशन क्या आएगी, हीट एब्सॉर्ब इक्वल टू हीट एमिटेड। एब्सॉर्ब कितनी होगी, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का यूनिट देखो क्या है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब मुझे हीट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, मुझे वॉट चाहिए थे, मुझे एरिया से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो एरिया कितना ले, इंटेंसिटी इंटू एरिया कितना ले, बोलो। इसका रेडियस को 4 ले लो, कौन सा एरिया सोचो, सरफेस एरिया। क्या होता है इसमें, एब्जॉर्प्शन जो होता है कितना पार्ट होगा, क्या होता है इसमें ना एक तरह का फ्लो स्टडी करते हैं, एनर्जी कितनी फ्लो है वो विजुअलाइज करना है। ये सामने से कैसा दिखेगा, ये स्फीयर है, सामने से कैसा दिखेगा, सर्कल, उसको शैडो एरिया सर्कल, तो उसमें एरिया से, उस सर्कल से पूरी एनर्जी क्या है, पास हो रही है। ध्यान रखना, ऐसा कैसा है, रेस वाला है, तो क्या लेना होता है, ये शैडो एरिया, शेडेड रीजन। तो क्या आएगा इधर, सर्कल दिखेगा बाय आर स्क्वायर प्लस एब्सॉर्ब जो कर रहा है, एब्सॉर्ब हर जगह से कर रहा है, तो उसमें एच वाली इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा ए, इधर ए कितना होगा, वो तो हर जगह से एब्सॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर टी एस रेज टू 4, ये टोटल इतनी एब्सॉर्ब कर रहा है, और क्या करना है, उतना ही हमें एमिट करवाना है। तो खुद के एमिट करेगा तो भी पूरे एरिया से ही करेगा, टी रेज टू 4, इसको सॉल्व कर ले तो टी आ जाएगा, ठीक। ये आप इसको कैंसिल, पाई भी कैंसिल कर सकते हो, तो आई प्लस क्या होगा, सिग्मा 4 टी एस रेज टू 4 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 टी रेज टू 4। तो टी रेज टू 4 हमेशा ये 4 सिग्मा से डिवाइड कर दो, तो आई अपॉन 4 सिग्मा प्लस टी एस रेज टू 4। अब इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर दे देता हूँ, वैल्यूज डाल दो, उसमें आंसर ये वैल्यू इसमें 9.2 अपॉन 4 इंटू 5.7 इंटू 10⁻⁸ प्लस
ये PS कितना है 300 रेज टू 4, ठीक है। तो 80 रेज टू 4 ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसमें की अप्रोक्स किया है अराउंड 330 केल्विन, इसके आसपास है 330 केल्विन। ये पूरा अब अपना रेडिएशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो अब तो मॉड्यूल के भी प्रॉब्लम्स रेडिएशन के सारे अटेंड कर पाओ, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये 2 बजे आ रहे हैं स्टूडेंट, इसमें मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें भी एक क्लास नहीं ऐड हो जाए एक्स्ट्रा। ये मुझे ना ये वेव्स और वो भी करवाना ऑसिलेशन वो सब, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स की एग्जाम आ रही है, तो ट्राई करते हैं इस महीने में वो अपना हो जाए, ठीक है ना। इतना टाइम नहीं लगेगा, ये चैप्टर में बहुत काफी सारे टॉपिक, ठीक है।